रात के 8 बज रहे थे। दिसंबर की सर्द हवाएं खिड़की के कांच से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। उसके सामने NH 43 की काली सड़क बिछी थी, जो हेडलाइट की पीली रोशनी में किसी विशाल नागिन की तरह लग रही थी। आर्यन का काम आज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में आए एक अर्जेंट पार्सल की वजह से उसे इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आना पड़ा। गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा हर गड्ढे के साथ हिल रहा था, मानो आर्यन की बेबसी पर हंस रहा हो। मोबाइल का नेटवर्क पिछले 10 किलोमीटर से नो सर्विस दिखा रहा था। आर्यन ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सिर्फ कर कर की कर्कश आवाज ही सुनाई दे रही थी। पता नहीं किस पागल ने इस जंगल के बीच घर बनाया है। ऊपर से ये गूगल मैप्स, लगता है आज ये मुझे नरक का रास्ता दिखाकर ही मानेगा। तभी उसे सड़क के बाईं ओर एक आकृति दिखी। कोहरा इतना घना था कि पहले उसे लगा कि शायद कोई पेड़ गिर गया है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई, रोशनी एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और एक सूखी लकड़ी से मिट्टी पर कुछ अजीब सी लकीरें खींच रहा था। उसके सफेद बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। उसे लगा कि शायद रास्ता पूछ लेना बेहतर होगा। बाबा, ओ बाबा, जरा सुनिए, ये सिमलगुड़ा जाने वाला रास्ता यही है क्या? आदमी ने सिर उठाया और एक भयानक सी हंसी हंस पड़ा, जिसे देखकर आर्यन को अजीब सा लगा। लेकिन जैसे ही आर्यन ने ध्यान से उसकी तरफ देखा, वो आदमी वैन के पास बिल्कुल सामान्य सा खड़ा था। आर्यन को लगा शायद ये उसका वहम था। उसने खुद को संभाला और फिर से जोर से आवाज दी। ओ बाबा, जरा सुनिए, ये सिमलगुड़ा जाने वाला रास्ता यही है क्या? यहाँ रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, यहाँ सिर्फ चक्का शुरू होते हैं। पीछे मुड़ जा, अभी भी समय की एक लकीर बची है। बाबा, रास्ता पता है तो बताइए, पहेलियां मत बुझाइए। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। देर तो तब हुई थी जब तूने इस पुल को पार किया था। जा, देख ले अपनी दुनिया, अगर ढूंढ सके तो। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए कांच ऊपर चढ़ाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। उसे लगा कि कोई सनकी बूढ़ा है जो बस उसे डरा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी वहां नहीं था। सड़क एकदम सपाट और खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। कोहरा अचानक इतना घना हो गया कि उसे बोनट के आगे कुछ भी दिखना बंद हो गया। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके दिल की धड़कन अब इंजन के शोर के साथ मुकाबला कर रही थी। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उसे आगे वही मोड़ दिखाई दिया जहां पत्थर पड़े थे। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि सड़क के उसी किनारे पर वही आदमी बैठा हुआ था और ठीक उसी तरह मिट्टी पर लकड़ी से लकीरें खींच रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा चल रहा था, मैंने कोई टर्न नहीं लिया। ये वही जगह कैसे हो सकती है? उसने घड़ी देखी, 8:15। वो 20 मिनट से गाड़ी चला रहा था, लेकिन गाड़ी फिर से वही जगह पहुंची थी। कोहरे के पीछे से एक धीमी सी हंसी गूंजी, जो वैन के लोहे को चीरती हुई आर्यन के कानों तक पहुंची। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें इतनी ठंडी लग रही थी जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हो। उसने वैन की हेडलाइट्स को हाई बीम पर किया। रोशनी की 2 तेज किरणें कोहरे की मोटी चादर को भेदने की कोशिश करने लगी। उसने आदमी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने झटके से गियर बदला और वैन को इतनी तेजी से भगाया कि टायरों की चीख सन्नाटे को चीर गई। ये सिर्फ मेरा वहम है, वो खुद को बार बार दोहरा रहा था। पहाड़ी रास्तों पर अक्सर एक जैसे मोड़ होते हैं। मैं बस थक गया। करीब 10 किलोमीटर तक उसने गाड़ी को 80 की स्पीड से नीचे नहीं आने दिया। अचानक सड़क के बीचों बीच एक लाल रंग का दुपट्टा पड़ा दिखा। आर्यन ने गाड़ी नहीं रोकी और उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वही लाल दुपट्टा फिर से हेडलाइट की रोशनी में चमका। आर्यन का गला सूख गया। उसने फिर गाड़ी निकाली। तीसरी बार जब वही दुपट्टा दिखा तो उसने गाड़ी को ब्रेक मार दिया। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई।
आर्यन नीचे उतरा और उस दुपट्टे को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा कि वो कपड़ा नहीं बल्कि किसी की ठंडी त्वचा है। उसने घबराकर उसे फेंक दिया। तभी उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। कौन है वहां? देखो मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ कंपनी का सामान है, मुझे जाने दो। झाड़ियों से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी माँ की आवाज थी। आर्यन बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? घर आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसकी माँ तो 200 किलोमीटर दूर शहर में थी। वो यहाँ इस खौफनाक जंगल में कैसे हो सकती थी? उसने टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, बस घने पेड़ थे जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैला रहा हो। ये मुमकिन नहीं है। तुम माँ नहीं हो सकती। तुम जो भी हो, सामने आओ। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो उसकी माँ ही थी। वही नीली साड़ी, वही सफेद बाल। लेकिन जैसे ही वो रोशनी के दायरे में आई, आर्यन की चीख निकल गई। उसकी माँ की आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। वो भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। वो दौड़कर वैन के अंदर घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने तुरंत अपने दोस्त समीर को फोन लगाने की कोशिश की। फोन पर घंटी गई। हेलो आर्यन, भाई कहाँ है तू? समीर, मैं फंस गया हूँ यार। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं एक ही रास्ते पर बार बार आ रहा हूँ और मुझे माँ दिखाई दे रही है। शांत हो जा भाई, तू बस पीछे मुड़ कर देख। मैं तेरे पीछे वाली सीट पर ही तो बैठा हूँ। आर्यन का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने बहुत धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन फोन पर समीर की हंसी गूंज रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन काली पड़ गई और उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा आया, समय समाप्त। उसने वैन स्टार्ट की और पीछे की तरफ रिवर्स गाड़ी भगाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो वापस उसी रास्ते जाएगा जहां से आया था, तो शायद इस जाल से निकल जाए। पर पागलों की तरह गाड़ी पीछे की ओर ले जाने लगा। करीब 5 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में फिर से वही आम का पेड़ और वही पत्थर दिखाई दिए। लेकिन इस बार सड़क के बीचों बीच वो आदमी नहीं बल्कि खुद आर्यन खड़ा था, जो अपनी वैन की ओर हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। सामने सड़क के बीचों बीच जो खड़ा था वो कोई परछाई या धुंधली आकृति नहीं बल्कि खुद आर्यन ही था। वही नीली कंपनी की टी-शर्ट, वही कलाई पर बंधी घड़ी और वही पसीने से भीगी हुई लटें जो माथे पर चिपकी थी। लेकिन उस दूसरे आर्यन की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक जीवित इंसान में होती है। उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर और ठंडी थी। वो दूसरा आर्यन धीरे धीरे वैन की ओर बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका अजीब था, जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई हों और वो बस मांस का एक पुतला मात्र हो। हट जाओ वहां से। तुम जो कोई भी हो, मेरे पास मत आओ। आर्यन ने डर के मारे वैन का गियर बदला और एक्सेलरेटर पर पैर जमा दिया। उसने सोचा था कि वो साया डरकर हट जाएगा, लेकिन वो दूसरा आर्यन टस से मस नहीं हुआ। वैन तेज रफ्तार में आगे बढ़ी और सामने खड़े आर्यन से जोरदार टक्कर हो गई। एक भयानक थप की आवाज आई, जैसे मांस का कोई भारी लोथरा लोहे से टकराया हो। वैन का विंडस्क्रीन खून के छींटों से भर गया। आर्यन ने कांपते हाथों से वाइपर चलाया। खून साफ हुआ, लेकिन सामने सड़क फिर से वैसी ही खाली और सुनसान थी। न कोई लाश थी, न कोई निशान। ये सब दिमाग का खेल है। कोहरा, थकान, बस यही है। मैं बस अब घर जाना चाहता हूँ, नहीं करनी ये पार्सल डिलीवरी। तभी उसे वैन की छत पर कुछ खुरचने की आवाज सुनाई। ऐसा लगा जैसे कोई अपने नाखूनों से वैन की छत को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वैन के दाहिने तरफ की खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। ये वही हाथ था
जिस पर वैसी ही घड़ी बंधी थी जैसी आर्यन ने पहनी थी। वो दूसरा आर्यन अब वैन की छत से उल्टा लटक कर खिड़की के कांच को सहला रहा था। कहाँ जाओगे आर्यन? जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे। उसने जोर से कांच पर अपना सिर पटका। कांच में दरारें फैल गई। आर्यन ने पूरी ताकत से गाड़ी को इधर उधर घुमाया ताकि वो साया गिर जाए, लेकिन वो जौंक की तरह चिपका रहा। अचानक वैन का स्टीयरिंग खुद ब खुद बाईं ओर मुड़ने लगा। आर्यन उसे सीधा करने की कोशिश करता रहा, मगर लग रहा था जैसे कोई अदृश्य विशाल हाथ उसे खाई की ओर धकेल रहा हो। वैन सड़क से उतरकर झाड़ियों को कुचलती हुई ढलान पर जाकर रुकी। हेडलाइट की रोशनी अब सीधे एक पुराने जर्जर पेड़ पर पड़ रही थी जो सड़क से थोड़ी दूर जंगल में अकेला खड़ा था। उस पेड़ की छाल पर कोई पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी जो बारिश और धूप से धुंधली हो चुकी थी। आर्यन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो वैन से बाहर निकला जैसे किसी सम्मोहन में हो। वो उस पेड़ के पास पहुंचा और धूल मिट्टी झाड़ी। तस्वीर साफ हुई। वो तस्वीर उसकी खुद की थी। नीचे लिखा था आर्यन शर्मा, जन्म 1998, मृत्यु 2025। तभी पीछे से वही आवाज आई। इंसान तब मरता है जब वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है, और तू अब भी उसी इनकार में जी रहा है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी टूटी हुई वैन खड़ी थी और अंदर ड्राइवर सीट पर उसकी अपनी लाश पड़ी थी, आधी खुली आंखें और गियर के पास जमा हुआ खून। अगर मैं मर चुका हूँ तो ये दर्द कैसा है? उसने छाती पर हाथ रखा। कोई धड़कन नहीं थी। तभी अंधेरे में वो आदमी फिर दिखा जो हवा में तैर रहा था। ये दर्द तेरी अधूरी इच्छाओं की वजह से है। चकवा आत्मा को ऐसे ही बांध देता है। अचानक आर्यन को अपने साथ हुआ हादसा याद आ गया। घना कोहरा, सामने से आती ट्रक की तेज रोशनी, गीली सड़क पर फिसलती वैन और फिर बरगद के पेड़ से जोरदार टक्कर। उसे समझ आ गया कि जिसे वो सफर समझ रहा था वो उसकी मौत के बाद का ही एक भ्रम था। दूर एम्बुलेंस की लाइट चमकी। पुलिस ने उसकी लाश ढूंढ दी। एक सिपाही बोला, सर, इसके हाथ में ये पुराना पीतल का सिक्का कहाँ से आया? आर्यन ने देखा, वही सिक्का उसके अपने हाथ में भी था। तभी उसे याद आया जब वो इस सड़क पर आया और बाथरूम के लिए एक पेड़ के पास रुका, तभी उसे ये सिक्का नीचे पड़ा हुआ मिला था। वो सिक्का चकवा का निमंत्रण था। अब तू भी इस सड़क का हिस्सा है। कोहरा फिर गहराया और दूर से एक नई गाड़ी आती दिखी।